मान रहीम। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना फिजिक्स का, उसके अंदर से आपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा देखने हैं। सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बेस यूनिट्स का, बेस क्वांटिटीज का, डिराइव्ड क्वांटिटीज का और उनके यूनिट्स का। ठीक है, हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर नहीं बनती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। बेस क्वांटिटीज में आपके पास क्या है? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये सारे के सारे होते हैं और इनके यूनिट्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं। बुक अपलोड हो जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। इतनी चीजें तो आप लोगों को आती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? जो बेस यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको यूनिट न्यूटन जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द बेस यूनिट, या फ्रॉम द बेस क्वांटिटी से फोर्स निकला है। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स मास और एक्सेलरेशन होता है। मास एक जो है वो बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट केजी है। एक्सेलरेशन जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमने नाम जो है वो न्यूटन रखा हुआ है। एक बात याद रखिए, जितने भी नेम जो है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, दे आर ऑल डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर। तो न्यूटन जो है चूंकि एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर यूनिट है, सो इट इज डोनेटेड बाय आ कैपिटल लेटर। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर देखनी है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट से रिलेटेड एक आधा पेपर के अंदर एमसीक्यू आया हुआ है। 2019 के का पेपर के अंदर जो है ये एमसीक्यू उसमें से आया हुआ है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर उसने पूछा हुआ था कि स्टेरेडियन में और रेडियन में क्या फर्क होता है। नीचे उसने दोनों के लिए ऑप्शंस दिए हुए थे। तो बच्चों स्टेरेडियन और रेडियन दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप ऐसे एंगल्स को कहते हो जो कि ना तो ड्राइव्ड डाले जा सकते हैं, ना तो डिराइव्ड यूनिट्स में, सॉरी, ना तो डिराइव्ड यूनिट्स में डाले जा सकते हैं, ना तो बेस यूनिट्स में डाले जा सकते हैं। यानी वो ना तो बेस यूनिट्स की डेफिनेशन में पूरा उतरते हैं, ना ही वो डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। ठीक है। सो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या क्या, मैं बता देता हूँ। ये तो यूनिट्स हैं, ये दोनों तो यूनिट्स हैं। ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये अब ऐसी सवाल है कि जो यहाँ से वो छुपी हुई बात है, तो वो सवाल पूछ सकता है, एमसीक्यू बना सकता है। ये प्लेन एंगल का यूनिट होता है, याद रखिएगा। ये प्लेनर एंगल का यूनिट होता है और ये बच्चों सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टेरेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट है और रेडियन जो है वो बेस एंगल का, प्लेनर एंगल का सॉरी यूनिट है। ठीक है, बेस एंगल मेरे मुंह से निकल गया है। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनकी इनकी डेफिनेशन ऐसी है कि ना तो आप इनको डाल सकते हो इन द बेस क्वांटिटीज, ना आप इनको डाल सकते हो इन द डायरेक्ट क्वांटिटीज। ये दोनों की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरते। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर इसके रेडियस के साथ जो है ये दो, इसके रेडियस के साथ अगर इसके रेडियस के, तो मैं दो रेडियाई के बीच में जो एंगल होगा, खैर मैं ड्रॉ करने में मुझे इशू आ रहा है। सो अगर दो रेडियाई के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो दो रेडियाई के बीच में सही कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने सपोज करना है कि ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। सो दो रेडियाई के बीच में जो एंगल आपके पास होगा, ये आप कनेक्ट हो गया। सो जो दो रेडियाई के बीच में एक एक प्लेन एंगल हो, प्लेन एंगल ये कब बनेगा? एक सर्कल हो, उसके दो रेडियाई के बीच में, यानी रेडियस एक होता है, रेडियाई उनका प्लूरल है, के बीच में जो एंगल होगा ये रेडियन कहलाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल एक सॉलिड एंगल होता है। आपके पास एक बॉल है, उस बॉल के अंदर जो है वो किसी ने क्या किया है, पूरे का पूरा जो है वो एक स्लाइस जो है वो बाहर निकाला हुआ है। जैसे हम तरबूज जब लेके आते हैं, जब हम वाटरमेलन बाय करने जाते हैं, तो अक्सर वो क्या करता है कि वो उसको चेक करने के लिए उसके अंदर एक स्लाइस जो है उसका बाहर निकालता है। वो जो वैक्स सा बनता है ना, ठीक है, वो सॉलिड एंगल है, वो 3D एंगल है। तो वो स्टेरेडियन है। तो सॉलिड एंगल जो है वो एक 3D क्वांटिटी है, ये एक 2D क्वांटिटी है। ये प्लेन एंगल इसकी क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी का नाम सॉलिड एंगल है, इसका यूनिट स्टेरेडियन है। ये वाला जो मैंने बताया सॉलिड की फॉर्म में, और रेडियन जो है वो एक प्लेन एंगल है। और ये 2D दो चीजों के बीच में है, यानी दो रेडियाई के बीच में, बट ये 2D है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के बीच में। ये एक सॉलिड एंगल है एक्स वाई जी तीनों के प्लेन के बीच में। इसको एक्सप्लेन इसलिए जरा डिटेल में किया है कि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता रहा। बाकी टेबल आप लोगों ने देख लेने हैं बेस क्वांटिटीज के, डायरेक्ट क्वांटिटीज के, ताकि आप लोग जो है उनके मसले में ही ना पड़े। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज के ऊपर आते हैं। देखो भाई, एरर्स जो है वो तीन तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, हमारी बुक्स में वैसे दो थे, लेकिन उसने रैंडम एरर के अंदर ही पर्सनल एरर को भी डाल दिया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर ऐसा एरर होता है कि जब आप एक रीडिंग लो, ठीक है, आप एक क्वांटिटी को मेजर करो, तो पहले उसका आंसर हो रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर लो तो फिर आंसर हो रहा है। तो रैंडम एरर जो है बहुत सारी वजूहत की वजह से होता है, और समटाइम्स टेम्परेचर चेंज की वजह से, प्रेशर चेंज की वजह से हर बार ये आपके पास रीडिंग डिफरेंट आ रही होती है। तो इसका हल क्या होता है? इसका हल भी मैं बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये होता है कि यू हैव टू टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ठीक है, आप मल्टीपल रीडिंग्स लोगे और उन मल्टीपल रीडिंग्स के साथ क्या करोगे,
फिर मल्टीपल रीडिंग्स की एवरेज ले लोगे, आपके पास मेन आंसर आ जाएगा। एवरेज कैसे लेते हैं? लेट से मेरे पास 3 रीडिंग्स हैं, तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग को मैं ऐड करूंगा, 3 पे मैं डिवाइड करके उनकी एवरेज ले लूंगा। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? तो स्टूडेंट सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जो कि डिवाइस की वजह से होता है। ये बात आपने ध्यान नशीन रखनी है कि सिस्टमैटिक एरर इज अ टाइप ऑफ एरर जो कि डिवाइस की वजह से है, डिवाइस के अंदर इशू की वजह से है, डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम की वजह से है, जिसकी एग्जाम्पल जो है वो आपके पास जीरो एरर है। ठीक है, जीरो एरर एक सिस्टमैटिक एरर है। उसके अलावा क्या है कि भाई जीरो एरर है, मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, वो हर बारी जो है वो 0.1 सेंटीमीटर कम दिखाता है, तो हर रीडिंग के ऊपर ही 0.1 सेंटीमीटर कम दिखाएगा। ठीक है, या वो अगर प्लस पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो एरर है उसके अंदर, ठीक है, और वो मुझे रीडिंग जो है वो ज्यादा दिखाता है, तो हर बारी उतना ही ज्यादा दिखाएगा, चाहे वो उस स्पेसिफिक वर्नियर कैलिपर से रीडिंग मैं लूँ या कोई और स्टूडेंट ले। तो वो सिस्टमैटिक एरर है जो कि डिवाइस की वजह से होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप डिवाइस को किसी स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ आप जो है उसको कंपेयर करें, और उसका करेक्ट यूनिट जो है वो आप जो है वो क्या करेंगे, उसका करेक्ट यूनिट जो है वो सॉरी करेक्शन फैक्टर जो है सॉरी आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पर्सनल एरर क्यों होते हैं? बुक में से तो आप निकाल दिए गए हैं, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उसने रैंडम ही उनको ऐड कर लिया है। पर्सनल एरर स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो इंसान की वजह से होता है, जो जो पर्सन वहां पे रीडिंग ले रहा है उसने इनकरेक्ट मेथड लगाया रीडिंग का, या उसकी तवज्जो नहीं थी रीडिंग लेते हुए। अक्सर आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। मैं अपने कॉलेज को जब भी विजिट करता हूँ, ठीक है, जिस कॉलेज का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जब भी उसको विजिट करता हूँ तो लैब्स अगर हो रही हूँ तो मैं गुजरते हुए बाहर से देखता हूँ कि ग्रुप बनाए हुए होते हैं, टीचर ने चार चार पांच पांच स्टूडेंट्स के, रीडिंग उनमें से एक आध ले रहा होता है, बाकी दो तीन बैठे जो है वो बातें कर रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और रीडिंग जो है वो गलत आ जाती है। तो पर्सनल एरर क्या है? वो इंसान के गलत जो मेथड है डिवाइस को यूज करने का उसकी वजह से है, या पर्सनल एरर इस वजह से उसके अंदर अराइज होता है कि आप मिस्टेक्स करते हो। मिस्टेक्स आप कैसी करते हो? वाइल टेकिंग रीडिंग आपकी कंसंट्रेशन नहीं थी। इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सिंपल है। इसका हल यह है कि आप क्लियर मेथड को जो है फॉलो करें, जो रीडिंग लेने का मेथड है आप उस मेथड को जो है वो पहली बात है फॉलो करो। सेकेंडली क्या है कि आप केयरफुल होके जो है वो रीडिंग्स जो है वो लें, रीडिंग लेते हुए आपकी अपनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट अगली दो चीजें, ठीक है, अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज, और याद रखिएगा कि डायमेंशंस, डायमेंशंस बहुत दफा हमारे जो ये टेस्ट है इसके अंदर पूछी जाती हैं। सो डायमेंशंस को मैं अभी बड़ा क्विकली बड़े आसान तरीके से करवा दूंगा ताकि डायमेंशन जो है वो आपके पास क्लियर हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं अनसर्टेनिटीज की। देखें अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं। बल्कि अनसर्टेनिटी पे जाने से पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर दूं कि प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। सो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है ये दोनों का ताल्लुक मेजरमेंट से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आप ये याद रखिएगा कि प्रिसीजन जो है, ठीक है, ये डिटरमिन होती है डिवाइस की वजह से कि आप कितनी बेहतर डिवाइस आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन है जिसकी टिप की जो विड्थ है वो मैंने मेजर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो है वर्नियर कैलिपर है। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो है, अच्छा लीस्ट काउंट है, वो निकाल सकता है। अब एक और स्टूडेंट है उसके पास स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी कम है, तो ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस यहाँ पे स्क्रू गेज काउंट होगी। तो बहरहाल प्रिसीजन का ताल्लुक जो होता है वो डिवाइस के साथ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है जो कि आप यूज कर रहे हो। पर एक्यूरेसी का जो ताल्लुक होता है वो पर्सन जो आपकी अनसर्टेनिटी होता है उसके साथ होता है कि इसके आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है। अनसर्टेनिटी क्या चीज होती है? अनसर्टेनिटी डिफरेंस इन द आंसर होता है कि यानी इतना ज्यादा तो आंसर ऊपर हो सकता है या इससे इतना ज्यादा आंसर जो है वो कम हो सकता है। यही वजह है कि हम अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस दोनों के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक क्वांटिटी है 7.2 सेंटीमीटर एक चीज की लेंथ है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर की है, तो एक्यूरेसी का ताल्लुक जो है अनसर्टेनिटी से है। ठीक है, सो इसका मतलब है ये जो 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, सो इट मीन्स दैट कि मेरा आंसर जो है वो 7.1 से लेके 7.3 के बीच में जो है वो मूव करेगा। सो मेरा जो आंसर है वो 7.1 से लेके 7.3 के बीच में जो है वो मूव करेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐड भी होती है हमेशा, और अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा माइनस भी की जाती है। अब मैं अनसर्टेनिटी का ओवरव्यू दे देता हूँ, क्विकली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अनसर्टेनिटी का। पहले चैप्टर का डिटेल्ड ओवरव्यू इसलिए दिया कि इससे इसमें चूंकि छोटी छोटी मेजरमेंट्स हैं, छोटी छोटी इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसी चीजें जो हैं इनको टेस्ट के अंदर देना जो है वो पसंद है, बड़ी फेवरेट है एग्जामिनर्स की। ऐसी फिजिक्स के अंदर चीजें जो है वो अक्सर ऐड करते हैं। सो अगर दो क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐड हो रही हैं या दो क्वांटिटीज चाहे माइनस हो रही हैं, तो हमेशा उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर ऐसी की बात कर लेते हैं 7.2, जिसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 की। एक और नंबर है मेरे पास 3.1, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है 0.05 की। मैं चाहे दोनों नंबर्स को ऐड करूं, मैं 7.2 में 3.1 ऐड करूं या 7.2 में से 3.1 को माइनस करूं, अनसर्टेनिटी हमेशा दोनों केसेस में ऐड होगी। ठीक है, ऐड होकर अनसर्टेनिटी बन जाएगी। 0.1 में आप 0.05 ऐड करोगे तो वो हो जाती है 0.15। सो इस तरह से आप जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो निकालोगे उस केस में, चाहे आपके पास नंबर्स ऐड हो रहे हैं, क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, जो क्वांटिटी जो है वो माइनस हो रही है। एक बात याद रखना, अनसर्टेनिटी तो हमेशा प्लस माइनस ही होती है। मैंने इसलिए नहीं की कि माइनस के केस में माइनस होगी और प्लस के केस में प्लस होगी। अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस भी होती है माइनस भी होती है, ये बात आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तब आपने क्या करना है। ठीक है, जब भी दो क्वांटिटीज आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं या दो क्वांटिटीज आपके पास डिवाइड हो रही हैं, तो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास वोल्टेज है और वोल्टेज की वैल्यू है 7.2 और मेरे पास साथ करंट है, लेट से मेरे पास लेट से करंट है, यही वैल्यू उठा लेते हैं। कितनी वैल्यू ली थी मैंने, ये 3.1 ली थी। सो 3.1 लेट से मेरे पास करंट है और मैंने जो है वो आर निकालना है। सो ओम्स लॉ का मैं यूज कर रहा हूँ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर हो जाएगा V बटा आई, कोई मसला नहीं है। V के अंदर आप V की वैल्यू प्लग इन कर दोगे, I के अंदर आप I की वैल्यू प्लग इन कर दोगे, यू विल डिवाइड देम एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं डिवीजन में नहीं पढ़ रहा, बहरहाल आंसर आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस का। अब उसमें अनसर्टेनिटी कैसे आएगी। अनसर्टेनिटी हमेशा याद रखिएगा, जब भी चीजें डिवाइड हो रही हो या चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और उसको ऐड करना है, वो आपकी आंसर की अनसर्टेनिटी होगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप वी की कैसे निकालोगे, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी नंबर की बहरहाल कैसे निकालोगे, मैं वी की निकाल देता हूं। तो वी की वैल्यू है यहाँ पे 7.2, इसमें अनसर्टेनिटी थी 0.1 की, तो आप 0.1 को ऊपर रखते होते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कराते हो। ठीक है, सो पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आप क्लोजेस्ट कटिंग करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर होगी। डिवाइड किया, मिसाल के तौर पे इसके अंदर अनसर्टेनिटी आई 2% की, आर के अंदर आई के अंदर भी मैंने चेक किया और आई के अंदर लेट से परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई 1% की, तो आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो 3% होगी। चाहे मिसाल के तौर पे ये आई नहीं था और आर था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बल्कि ये ये आई था, इसको आई रहने देते हैं, ये आई था और लेट से ये आर था, ये आर था 7.2 और करंट था 3.1। मैंने वी निकालना है, तो वी कैसे आएगा, आई इंटू आर करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे। लेकिन अनसर्टेनिटी उसी तरह आएगी कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर की भी निकालोगे, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई की भी निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, आपके आंसर की अनसर्टेनिटी उस चीज में होना है। तो ये जो है अनसर्टेनिटी डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में कैसे आएगी फिर बता देता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर लोगे, टोटल आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू ये आएगी। आगे हम बात करते हैं कि जब पावर के अंदर कोई टर्म हो तो उसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास मैं निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो 4/3 पाई r क्यूब मेरे पास फार्मूला है जी वॉल्यूम निकालने का, एक सफेयर का। तो सफेयर का रेडियस लेट से मैं कहता हूँ 2 है और 2 के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो 0.1 की है। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम तो मैं निकाल लूंगा इस फार्मूला में पुट करके, आर की वैल्यू मैं 2 ले लूंगा। मसला कहाँ पे आएगा कि आंसर में अनसर्टेनिटी कैसे मैं निकालूंगा। अगेन यहाँ पे भी आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, लेकिन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सिंपली आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करोगे। आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे, 0.1 को आप 7.2 से डिवाइड करोगे, 100 से स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो नई बात मैंने क्या बताई, नई बात यहाँ पे यह है कि जितनी पावर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उससे मल्टीप्लाई करोगे। मिसाल के तौर पे ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई थी 1%, आप इसकी पावर क्या है यहाँ पे 3 है, पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो मेन आंसर में आपकी अनसर्टेनिटी 3% होगी। अगर आपके पास यहाँ पे पावर 4 है थी तो फिर आप परसेंट अनसर्टेनिटी जो आई थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दे, पावर 2 होती तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते। तो जब भी चीजें आपके पास पावर में है वहां पे भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, जहां पे आप एवरेज ले रहे हो क्या करोगे, लेट से मेरे पास चार क्वांटिटीज हैं, पहली क्वांटिटी है 3.1, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है 0.1 की। एक और क्वांटिटी है मेरे पास 1.8, उसमें भी अनसर्टेनिटी है लेट से 0.1 की। एक और क्वांटिटी है मेरे पास 3.7, उसमें अनसर्टेनिटी है 0.5 की। मैंने इनका एवरेज लेनी है, तो एवरेज तो लेना आप लोगों को पता है कैसे होता है, अगर तीन क्वांटिटीज हैं तीनों को ऐड करेंगे 3 पर डिवाइड कर देंगे। चलो आपने एवरेज तो निकाली, तीनों को सम किया, डिवाइड किया, आपके पास एवरेज आ गई। अब एवरेज के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालोगे, एवरेज के अंदर एवरेज के केस में अनसर्टेनिटी भी एवरेज लेके ही आती है। तो आप क्या करोगे, 0.1 की अनसर्टेनिटी को, 0.1 की अनसर्टेनिटी को, 0.5 की अनसर्टेनिटी को ऐड करोगे, तीन क्वांटिटियां तीन पे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा
आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो होगी। तो अनसर्टेनिटीज मैंने डिटेल में बता दी हैं, एक आध बारी ये पेपर में आई है, लेकिन डिटेल में बता दें क्योंकि छोटी छोटी न्यूमेरिकल चीजें देना मैंने आपको बताया है कि इस इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर जो है एग्जामिनर्स की बहुत पसंदीदा चीज रही है कि सॉल्विंग कम होगी, लेकिन जहाँ पे होगी तो 3 या 2 स्टेप्स की सॉल्विंग जो है वो इन्वॉल्व होगी। सो फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर से अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी बात जो इस चैप्टर में से वेरी 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 इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाती है वो है डायमेंशन। बहुत फेवरेट रहा है, हॉट टॉपिक रहा है एग्जामिनर्स का डायमेंशन देना। सो डायमेंशन कैसे आप देखो, डायमेंशन का मैं आपको बड़ा आसान टिप बताता हूँ। सो मैथ की डायमेंशन जो है ना वो आपने लेनी है कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशन आपने क्या लेनी है कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन आपने क्या लेनी है कैपिटल टी। ठीक है, सो टाइम की डायमेंशन आपके पास जो है वो कैपिटल टी है। इसके अलावा आपने एक डायमेंशन याद रखनी है और वो डायमेंशन है फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन सिर्फ आप याद रख लो, और ये 3 डायमेंशन बेसिक डायमेंशन तो आपको पता है। आप डायमेंशन का सवाल 30 सेकंड से कम में कर लो। ठीक है, सो फोर्स आपके पास क्या की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2 होती है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया ना फोर्स का फार्मूला M × A है, उसका यूनिट क्या बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, जिसको आप न्यूटन का नाम देते हो। केजी मीटर पर, जो SP है यहाँ पे, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है जिसको आप न्यूटन का नाम देते हो। तो केजी मैस है तो डायमेंशन M हो जाएगी, मीटर M, ये यहाँ पे M जो है मैस का नहीं है मीटर का है, तो डायमेंशन L हो जाएगी। S टाइम का है तो T-2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो MLT-2 जो है ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन है। अगर आपने ये 4 डायमेंशन याद रख ली, बल्कि 4 के याद रख ली, ये एक डायमेंशन याद रख ली, ये तो आपको पता ही है मैस, लेंथ और टाइम। if you remember all these 4 dimensions, so you will be able to solve the dimension question in less than 30 seconds. for example for example I need to find out the dimension कि यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन आर इक्वल और नॉट, वेरी इजी। ठीक है, मैं क्या, ये वी वेलोसिटी है, जो स्मॉलर वी है, ठीक है, ये स्मॉल वी है। सो स्मॉल वी क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है, और कैपिटल वी फिजिक्स में वॉल्यूम होता है। सो मैंने चेक करके बताना है कि इज दिस फार्मूला करेक्ट और नॉट। एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन दे दिया, मेरे से पूछा कि चेक करके बताएंगे फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। बड़ी आसान सी बात है भाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डायमेंशन पुट करके चेक कर लो, अगर डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये फार्मूला करेक्ट है। मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ गया जी, आपने निकालना है प्रेशर का की डायमेंशन, तो मसला ही कोई नहीं है, प्रेशर का फार्मूला F/A होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स की डायमेंशन मैंने बताया है कि यू शुड रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड दैट इज MLT-2, एंड द डायमेंशन ऑफ एरिया A इज L square. So what I will do is I'll cancel L with L square and I will take this L on the in the numerator. So this will become ML-1 T-2. सो ये आ जाएगा आपके पास। सो लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसके अंदर मैंने, वो लेक्चर खैर यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, जो जो डेमो क्लास के अंदर मैंने फिजिक्स करवाई थी। सो उसके अंदर मैंने ये सॉल्व किया था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर के पेपर में कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ ने प्रेशर ओवर समथिंग दिया हुआ था, और वो पूछ रहा था कि बता दो कि इनमें से किसका यूनिट जो है वो सेम है और किसका यूनिट सेम नहीं है। सो डायमेंशन जो है वो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग, फोर्स की डायमेंशन याद रखो, MLT-2 है। एल लेंथ है, डायमेंशन एल है, मैस एम है, डायमेंशन एम है, ऊपर अंडर रूट है। मैं इनकी वैल्यूज को सॉरी एम को एम के साथ मैं कैंसिल कर दूंगा, ये एल और ये एल मिलके हो जाएंगे मेरे पास एल स्केयर, बेसिस सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पावर जेड होती है, अंडर रूट लूंगा स्टूडेंट्स, तो दिस विल बिकम LT-1। नाउ आई हैव टू चेक आउट द डायमेंशन ऑफ दिस वी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी। सो एम यहाँ पे लेंथ है, सेकंड यहाँ पे टाइम है। सो लेफ्ट साइड की भी डायमेंशन LT-1 है, राइट साइड की भी LT-1 है। सो लेस देन 30 सेकंड आप एक इतना ट्रिकी क्वेश्चन भी डायमेंशन का सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आई नो मैंने चैप्टर नंबर 1 में कुछ ज्यादा डिटेल्स ऐड की हैं, रीजन उसकी क्या है, रीजन ये है कि इसमें से काफी चीजें आती हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर 2, 3, 4 जो है इनमें से मैं क्विकली चीजें बताऊंगा क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चीजें इनके अंदर से आती हैं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड टू द वेक्टर्स। So students remember कि vector quantity is such a quantity which have a magnitude as well as a direction. So you need to have a magnitude and a direction both to uh, टू एक्सप्लेन अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज के टेबल्स को और स्केलर क्वांटिटीज के टेबल को आपने पेपर के लिए याद रखना है। सम टाइम्स इतना इजी जो है ना MCQ आ जाता है कि क्वांटिटीज 3-4 गिवन होती है और उसमें से पूछ लेता है कि इसमें से वेक्टर कौन सी है या वेक्टर कौन सी नहीं है।
सो ये बात इस तरीके की आ सकती है। बाकी नल वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जो कि डायरेक्शन बताता है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की बातें आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल एक मेथड है जो कि वेक्टर्स को एडिशन का मेथड है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हो, फिर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो। लेट से ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों का मुझे सम बताएगा। लेट से अगर मैंने इनको माइनस करना है तो मैं वेक्टर ए में से बी माइनस करना है, ए को वही रहने दूंगा, बी की डायरेक्शन को मैं ऑपोजिट कर दूंगा, माइनस बी हो जाएगा। और मेरे पास ये रिजल्टेंट ड्रॉ हो जाएगा पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, जो कि मुझे यहाँ पे ए माइनस बी दे रहा होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर से आने वाला बड़ा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कि अक्सर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता है और क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता है। समटाइम्स तो वो डायरेक्टली कहेगा कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, या समटाइम्स वो आपको क्वांटिटीज दे देगा वेक्टर्स की फॉर्म में, और आपने खुद समझना है कि यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करूंगा या मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करूंगा। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है वर्ड डन निकालो, और फार्मूला वो आपको फोर्स देता है वेक्टर की फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट दे देता है आपको वेक्टर की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, कॉमन सेंस की बात है कि वर्क का फार्मूला एफ डॉट डी होता है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट लेना है। जैसा लास्ट ईयर के पेपर में सवाल आया हुआ है कि उसने टॉर्क पूछा हुआ है, तो टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो मुझे खुद पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास आर और एफ वेक्टर की फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पे इन वेक्टर्स का जो है वो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपने इसके प्रैक्टिस करने हैं इंशाल्लाह। सो फॉर एग्जांपल आया हुआ वेक्टर ए, और वेक्टर ए इज 2i+3j+4k, एंड आई हैव अ वेक्टर बी, और बी वेक्टर जो है वो मेरे पास है लेट से माइनस सॉरी i-3j+7k. So I have these two vectors. So I will be taking the dot product. So very easy method to take the dot product. Dot product के केस में you should remember that I dot I और J dot J और K dot K ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं and they become one. So I dot I, J dot J, K dot K, they will become one. So I को I के साथ करोगे आप, J को J के साथ करोगे, K को K के साथ करोगे। So I dot I 1 होता है, यहाँ पे 2s के साथ कोफिशिएंट 1 है, सो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस जे डॉट जे भी 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो गया। नाउ आई विल ऐड देम अप, 2 में से माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, 28 में से जाएगा तो 21 आ जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट को आप जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। वाई? बिकॉज आपका आंसर जो है वो एक स्केलर की फॉर्म के अंदर आता है। सो ये रीजन है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी आपके पास कहलाता है, बिकॉज इट गिव्स यू एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ हाउ आई विल बी टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैं लेना बता देता हूँ इसके अंदर कैसे है। सो रिमेंबर के क्रॉस प्रोडक्ट लेने के अंदर एक तो दो बातें याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दे विल बी इक्वल। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, बिकॉज वेक्टर है। वेक्टर के अंदर ये चीज मैटर करती है कि मैं ए से बी जा रहा हूँ तो डायरेक्शन और होगी, और बी से ए जा रहा हूँ तो डायरेक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट होगी। जब मैं बी से ए जा रहा हूँ तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सो क्योंकि ये एक स्केलर सॉरी ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के आंसर भी वेक्टर की फॉर्म में देते हैं, तो यू शुड रिमेंबर कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये बराबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर आ जाए टॉर्क निकालना तो मोमेंट आर्म पहले रखना, फोर्स को बाद में रखना। एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ सेम नहीं आएंगे, आपको साइंस ऑपोजिट दे देंगे। बहरहाल वापस आते हैं, क्रॉस वर्ड लेने का तरीका कार क्या है कि आप ऊपर हमेशा आई जे और के करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी ले रहा हूँ तो मैं पहले ए के कोफिशिएंट लिखूंगा, दे आर 2 3 एंड 4, और फिर मैं बी के कोफिशिएंट लिखूंगा, दे आर 1 -3 एंड +7। ये तो बताना भाई सर बाय पढ़ा हुआ है तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन कर लेंगे। सो आप सारे प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है, मैं फिर भी करवा देता हूँ। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की अगर बात कर रहे हो तो आप इनको छोड़ दोगे, सो आई आ जाएगा मेरे पास। आप इनको छोड़ दोगे तो अंदर आ गया आपके पास 3 -3 4 और 7 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा और जे आ जाएगा। आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ दोगे, 2 1 4 और 7 आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस के है। आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ दोगे, आपके पास 2 1 3 और -3 आ जाएगा। नाउ आई विल ओपन इट जैसे है कि आप 2/2 का डिटरमिनेंट जैसे ओपन करते हो तो वो कैसे ओपन होता है कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, और ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं बट बीच में माइनस आता है। अच्छा एक एक मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे माइनस जे आएगा, ठीक है। सो ये मैं लिखना भूल गया हूँ कि यहाँ पे माइनस जे आएगा। क्यों आएगा, ये फार्मूला का रूल है, ठीक है, फार्मूला का रूल है आपके पास। सो फार्मूला का रूल है आपके पास कि माइनस इसलिए आएगा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि वेक्टर्स 3/3 का डिटरमिनेंट जब आप
सॉरी ओपन करते हो मैट्रिसेस में, तो फर्स्ट क्वांटिटी प्लस के साथ, दूसरी माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ ओपन होती है। सो ये फर्स्ट प्लस के साथ होगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। एनीवेज आई हैड पढ़ा हुआ है, ये दोनों जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सो 3 7 21 माइनस फार्मूला का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ये बीच में इनकी मल्टीप्लीकेशन के बीच में, इस डायगोनल की मल्टीप्लीकेशन के बीच में माइनस आता है, याद रखना। माइनस जे है 2 7 14 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 4 1 4 आ गया, प्लस के आएगा, -6 आएगा, माइनस फार्मूले का तो -3 आ जाएगा। सो आगे आप लोग इसको ऐड कर लेना खुद ही, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा 33 और दिस विल बिकम -10 J एंड दिस विल बिकम -9 K। सो दिस इज हाउ आप क्रॉस वर्ड लेते हो। सो डॉट और क्रॉस वर्ड को इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये भी पेपर्स में आता रहा है। चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी है। आई विल नॉट गो इनटू द इन द डिटेल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट आई विल डू हियर इज कि मैं फार्मूलाज बताता जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, वो एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसके बीच में डायरेक्शन होती है। आगे अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, सो d/t होती है। स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, सो स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। अगर मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बाय टाइम होती है। यहाँ आप उसको vf-vi/t लिखोगे। रिटार्डेशन या डिसेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं कार ड्रॉ करूँ इन डायरेक्शन में जा रही है और मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ, जारी बात है ब्रेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये जो गाड़ी है इसकी वेलोसिटी अगर लेट से पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने ब्रेक्स प्रेस कर दी है और गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के ऊपर अब ट्रैवल करना शुरू हो गई है, सो इसकी वेलोसिटी के अंदर कमी आई है। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है। लेट से ब्रेकिंग मैंने की है फॉर 2 सेकंड्स, मैं 2 से डिवाइड करूंगा, सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -10। ठीक है। सो माइनस क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस यहाँ पे बता रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। सो दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग द एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपने इस चैप्टर के अंदर से याद रखनी है, वो है आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल की जो वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, दैट इज जी की जो वैल्यू है दैट इज 9.8। बट एक बात याद रखना, फ्री फॉल सिस्टम अगर लगा हुआ हो और उसके अंदर एक और सिस्टम और वो बॉडी पूरी की पूरी फ्रीली फॉल कर रही हो, तो इस केस में आपके पास क्या होती है? जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। सो वो वाला जो केस है आप सबने पढ़ा हुआ है अपनी बुक्स के अंदर कि एक मेरे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर जो है मेरे पास अ, जो है वो टेंशन क्या होगी, तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, ज़ूम के इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप लोगों को पता ही है। चलिए मैं फिर भी उनकी वैल्यू बता देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है वो कहती है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि डिस्टेंस निकालना है, तो आपने वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होता है आपके पास। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके पास क्या कहती है? वो कहती है कि 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी एफ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, एस यहाँ पे डिस्टेंस है और टी जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या है? टाइम है। फ्री फॉल के केस में आपको पता है कि ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा और एच आ जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है जो कि आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। सो इफ अ बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंस अलोंग टू एक्सिस, लेट से एक्स और वाई एक्सिस दोनों के आ रहा है, सो सच अ मोशन विल बी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बॉल है जिसको मैंने किक किया और वो बॉल यहाँ से किक होकर ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई, या क्रिकेट बैट से किसी ने बॉल को हिट किया, सो इसने क्या किया? 2 डायमेंशन में डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि ये आगे भी जा रही है लॉन्ग द एक्स एक्सिस और ये ऊपर भी जा रही है लॉन्ग द वाई एक्सिस। हर पॉइंट के ऊपर इसका ऐसा है कि एक्स पे भी जा रही है, वाई पे भी जा रही है। इवन जब ये फॉल कर रही है तो ये एक्स पे भी जा रही है और वाई पे भी ये जा रही है। सो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ऐसा मोशन होता है कि जो कि आपके पास 2 डायमेंशनल मोशन जो है और ये 2 डायमेंशनल मोशन जो है ये आपके पास कहलाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर, सबसे पहले जो चीज है वो आपने देखनी है इसके अंदर कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है। ठीक है। सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है इसका जो फार्मूला होता है वो एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी होता है आपके पास। और अगर आप रेंज की बात करते हो तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या होता है आपके पास? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। याद रखना यहाँ पे ये 2 थीटा होता है, यहाँ पे साइन स्केयर थीटा होता है। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है कि टोटल टाइम प्रोजेक्टाइल को कितना लगा है, सो वो होता है आपके पास 2 वी आई साइन ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय जी होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये टाइम है। अच्छा देखें, अक्सर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितने एंगल के ऊपर है, तो ये आप देख लेना कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितने एंगल के ऊपर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बॉडी जो है मैक्सिमम हाइट कितने एंगल के ऊपर अचीव करती है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जी मैक्सिमम रेंज जो है वो कितने एंगल के ऊपर होता है। तो ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है कि मैक्सिमम रेंज जो है वो किसके ऊपर है। तो एक बात मैं आपको बड़ा इजी बता देता हूँ कि जितने भी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, उनकी जो है ना रेंज जो है वो सेम होती है। जी फॉर एग्जांपल 75 डिग्री के ऊपर भी वही रेंज है जो कि 15 डिग्री के ऊपर आपके पास रेंज है, 60 के ऊपर भी वही रेंज है जो आपके पास 30 डिग्री के ऊपर रेंज है। सिमिलरली 70 डिग्री के ऊपर भी आपके पास वही रेंज है जो कि आपके पास 20 डिग्री के ऊपर जो है वो रेंज जो है वो होती है। और ये जो बुलेट होती है, गोली होती है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि बैलिस्टिक है ना, अनगाइडेड मिसाइल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपने ये चीजें देखनी है। मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम हमें पता है कि क्या होता है। मोमेंटम जो है वो P इज इक्वल टू एम वी होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी बता रहा होता है। इम्पल्स क्या होता है मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और जो है फोर्स जो है वो आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर एफ क्रॉस टी। अगर ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पे ले जाते हो एफ क्रॉस टी, तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाता है इम्पल्स जो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपको पता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। सो दीज वर द थिंग्स रिलेटेड टू द मोमेंटम भी, ये भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं आखिरी जो चैप्टर बनता है हमारे पास, सॉरी सेकंड लास्ट जो चैप्टर बनता है वर्क डा, मैं उसके फार्मूला बता देता हूँ क्योंकि उनकी डिटेल्स आपको पता है। वर्क डन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एफ डी कॉज ऑफ थीटा होता है आपके पास। टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है आपके पास। सो आर क्रॉस एफ को जब आप ओपन करोगे तो ये आ जाता है आर एफ साइन ऑफ थीटा आ जाता है, साथ में एन हैट आ जाता है आपके पास। ठीक है जी। सो ये चीजें आ जाएंगी आपके पास। सो नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या चीज है, इस चैप्टर के अंदर जो आपने चीज याद रखनी है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जो आपके पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला इक्विलिब्रियम है जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो कहता है कि जब एक बॉडी डिस्टर्ब होती है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अपनी रेगुलर पोजीशन से ऊपर चला जाता है और आप उस बॉडी को छोड़ते हो और वापस आ जाती है, तो वो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल पोजीशन से लोअर हो जाता है और बॉडी वापस नहीं आती अपनी एक्चुअल पोजीशन पे, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर ना तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होता है, ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका डिक्रीज होता है। ठीक है जी। सो ये आपके पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है ये भी मैंने आपके पास एक्सप्लेन कर दिया। सो आखिरी चैप्टर जो आपके पास सर्कुलर मोशन का चैप्टर है उसमें से कुछ चीजें बता दूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को मूव कराती है इन अ सर्कुलर पाथ, और ये बॉडी को हमेशा खींचती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो आपके पास वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपके पास होती है एफ जी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे का ऑपोजिट है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शनल फोर्स है एक दूसरे की। सो इसलिए इसका साइन जो है माइनस लेते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड फिर आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आता है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो याद रखिएगा हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो वो जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट से आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हो। ये अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है मैं ड्रॉ करूंगा। सो आर की वैल्यू जो है वो क्या आती है मेरे पास, आर के साथ हमेशा टेंजेंट है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, और वर्क डन जो होता है जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है उसका टोटल वर्क डन इसलिए जीरो हो जाता है क्योंकि एफ डी कॉज ऑफ थीटा होता है तो कॉज 90 बनता है। ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट से रिप्रेजेंट हो रही है, रेडियस है इनके बीच जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होती है जो रेडियस के साथ होती है, तो एंगल 90 डिग्री बनता है तो कॉज 90 जो है जीरो होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पास पेपर में आया हुआ है। सो इसलिए वर्क डन जो है इसके केस में जो है वो आपके पास जीरो हो जाता होता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट 5 चैप्टर्स। इसके अलावा जो एक दो बातें याद रखनी है वो है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा जो है वो आपके पास जो है वो सर्कुलर यानी आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो है सिंपल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ए जो है वो आर अल्फा होता है।
ठीक है। अल्फा यहाँ पे क्या है, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो ये जो चीजें हैं ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स के अंदर से थे, बहुत ज्यादा इन डिटेल करवा दिए, इसलिए करवा दिए कि आज का जब ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होगा तो इनको रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करेंगे तो कल मैं पहले 5 चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यानी सॉरी एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल बेस्ड भी थ्योरेटिकल बेस्ड भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आगे मैं वो करवाऊंगा। सो मैं इसको सर करूँ कि इसका जब मैंने इसको राइट की तरफ ये यूं मूव किया है, ये जो रेड वाले आपको नजर आ रहा है, सो इस तरीके से मूव होकर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पहले यहाँ पे था, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर चला गया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ये फ्लोर है जो मैंने नया रेड पे किया है, और मैं इसको छोड़ूं तो ये वापस इसी पोजीशन के अंदर आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन अगर मैं एक बॉडी को इसी तरह डिस्टर्ब करूं और इसी तरीके से डिस्टर्ब करूंगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए, ये जो मैं ब्लू में शो कर रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लोअर हो जाए और बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस ना आ सके, बल्कि बॉडी जो है वो क्या करे कि यहाँ पे इस तरफ जो है वो गिर जाए, ठीक है ना। सो बॉडी जो है वो यहाँ पे इस तरफ गिर जाए तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, वापस आ जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम, गिर जाए राइट साइड पे आ जाए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली लोअर हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक बॉल है, लेट्स से एक बॉल है, वो यहाँ पे थी मूव कर रही थी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे चलेगी तभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। सो आई होप सो कि आपकी क्वेरी जो है वो क्लियर हो गई है। Like, comment, and subscribe.